गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 6 नवंबर है, तो अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की स्टार्टिंग पॉजिटिव कोट के साथ। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद के दम पर होनी चाहिए। जो भी करें जो जो भी करें ऐसा करें कि आपके द्वारा किया गया हो, खुद के द्वारा, खुद के दम पे, तो वो अचीवमेंट काफी बड़ी होती है। अब देख लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने हाल ही में, आपको पता है, काफी बड़ी अचीवमेंट्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की है। सबसे पहले बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है दोस्तों? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। अगर हम बात करें इसरो की फुल फॉर्म की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो भारत के लिए जो उपग्रह, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं, इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसरो के फिलहाल चीफ कौन है दोस्तों? इसरो के फिलहाल चीफ हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के चीफ हैं। हाल ही में अगर हम इसरो के बारे में बात करें तो उनकी सफलताएं देखें तो इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जो भारत चंद्रमा के दक्षिण पोल पर लैंड का सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। ये सफलता अमेरिका, रूस जैसे, चाइना जैसे देशों को भी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। रूस ने अभी कोशिश की थी, लेकिन वो अपने प्रयास में, उनका लूना जो अंतरिक्ष यान था, वो क्रैश लैंडिंग की थी उसने। तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। तो भारत ने 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि हमें 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का काम करना चाहिए। तो कब तक का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा? 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजना। ये भारत ने या प्रधानमंत्री के द्वारा इसरो को दिए गए 2 लक्ष्य हैं। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की उम्मीद है। तो अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान की संभावना है 2025 में। पीएम ने वीनस ऑर्बिट मिशन और मार्स लैंडर पर भी कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया है। अक्टूबर 2023 में इसरो के वैज्ञानिकों के साथ भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। तो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन कौन सा रहेगा दोस्तों? ये रहेगा गगनयान, याद रखिएगा। इसकी समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये सभी जो लक्ष्य थे ये निर्धारित किए हैं। याद रखिए कब तक अपना भारत खुद का वो बना लेगा? 2035 तक स्पेस स्टेशन। अगर हम बात करें कि स्पेस स्टेशन होता क्या है, फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कार्य कर रहा है। तो अंतरिक्ष में बार बार जाने और आने की प्रक्रिया काफी जटिल और बेहद खर्चीली होती है। वहीं सामान्य तौर पर अंतरिक्ष यात्रा में कोई स्पेस में रुक नहीं सकता। ऐसे में एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है जो वैज्ञानिक वहां रुककर अपने शोध कार्य पूरे कर सके। तो इसी के लिए दोस्तों स्पेस स्टेशन बनाया गया। इसके लिए 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था। इसे बनाने में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्चा आया था उस टाइम पे। आईएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन कौन सा है? आईएसएस। आईएसएस धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये स्टेबल नहीं होते दोस्तों, अंतरिक्ष में जो भी चीजें होती है वो कंटिन्यू रिवॉल्विंग उसमें होती है, मूवमेंट में। ये 28,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है और इस रफ्तार पर महज 90 दिन में धरती का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो अब ये आप समझ गए होंगे स्पेस स्टेशन के बारे में भी। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारत ने कब तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2035 तक। प्रधानमंत्री जी ने मानव युक्त अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए लक्ष्य रखा है, वो 2040 तक के लिए रखा है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूपी के सीएम ने किस मिशन के तहत 51 बसों को हरी झंडी दिखाई जिसकी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं हैं? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार काफी प्रयास कर रही है। तो इसके तहत जो मिशन महिला है दोस्तों, वो लॉन्च किया गया, मिशन महिला सारथी, जिसमें ये कुल अभी 51 बसेज लॉन्च की गई हैं दोस्तों। और इस योजना का शुभारंभ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। कौन सा है? मिशन महिला सारथी। इसमें जो 51 बसें लॉन्च की गई हैं दोस्तों, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं रहेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। इंडियन आर्मी ने चेतक और चेतक हेलीकॉप्टर्स कब तक रिटायर करने का प्लान किया है या लक्ष्य रखा है? तो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को दोस्तों भारतीय आर्मी से 2027 में रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंडियन आर्मी ने यह लक्ष्य रखा है कि उससे पहले जो हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है उनको पूरा कर लिया जाए। उसके पश्चात चीता और चेतक को रिटायर कर दिया जाएगा। चीता और चेतक की अगर हम बात करें तो ये भारतीय आर्मी के लिए शुरुआती हेलीकॉप्टर्स में से एक है। तो अब हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इनके बारे में। चेतक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे पुरानी ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन है। चेतक हेलीकॉप्टर को 2 टन वर्ग हेलीकॉप्टर का एक हेलीकॉप्टर है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया था। किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था चीता? तो यह चेतक HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया था। इस हेलीकॉप्टर को वर्ष 1962 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तो 1962 से एक लंबा टाइम हो जाता है दोस्तों। तो अब इनको रिटायर करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लंबाई 12.82 मीटर, चौड़ाई 2.59 मीटर और ऊंचाई 2.797 मीटर है। क्रूज रफ्तार इसकी है 185 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, के अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पिक देख के आई थिंक समझ गए होंगे दोस्तों आप। ये हैं शेखर कपूर। काफी फेमस, अगर हम इनकी फेमस मूवी की बात करें तो वाटर जो मूवी थी इनकी, जो जॉन इब्राहिम के में एक्टर थे, काफी फेमस मूवी रही है वाटर दोस्तों इनकी, जो जल के कमी के ऊपर बेस्ड थी। तो इन्हें IFFI का प्रमुख पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। IFFI का यह 54वां संस्करण रहेगा दोस्तों। आयोजन होगा 20 से 28 नवंबर के मध्य। कहां पे आयोजित किया जाएगा? 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। IFFI का यह कौन सा संस्करण है? तो यह है 54वां संस्करण। नेक्स्ट है कि IFFI कब से कब तक आयोजित होगा? तो यह होगा 20 से 28 नवंबर के मध्य। और यह कहां आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा गोवा में। तो इसके साथ आपके 3 क्वेश्चंस कवर लगभग हो गए। ये जूरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता और महोत्सव में किसी निदेशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म के पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों के मूल्यांकन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें इस जूरी के अदर्स मेंबर्स की, तो इसमें जोस लुइस अलेकेन जो एक सिनेमेटोग्राफर है, जेरोम पेलोड जो एक फिल्म निर्माता है, कैथरीन डुशार्ड जो एक फिल्म निर्माता है, और हेलेन ली फिल्म निर्माता है। ये शेखर कपूर के साथ में जो और अदर जूरी मेंबर्स हैं वो रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? तो यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड केरला को घोषित किया है। कौन सा?
कोझिकोड। ये देखिए दोस्तों, कोझिकोड है ये। कोझिकोड अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो केरला में है। केरला के सीएम कौन है? केरला के सीएम पिनराई विजयन है। वहाँ की फेमस चीजें पूछ ली जाए आपसे तो वहाँ है साइलेंट वैली, सेक्स रेशियो में सबसे ज्यादा, एजुकेशन में सबसे ज्यादा केरला है। तो कुछ और डिटेल। यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस पर 31 अक्टूबर 2023 को 55 रचनात्मक शहरों की नवीनतम सूची जारी की है। इनकी सूची जारी की है 55 रचनात्मक शहरों की। कब? 31 अक्टूबर को। तो एक तो पॉइंट्स है, नोट कीजिएगा। यह सूची एक तो जारी हुई है 31 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा जारी हुई है यह सूची? यह जारी हुई है यूनेस्को के द्वारा। कितने शहर सम्मिलित हैं इसमें? कुल 55 शहर शामिल किए गए हैं इसमें। देश में यह खिताब हासिल करने वाला यह पहला शहर है। ठीक है दोस्तों, कोझिकोड शहर फर्स्ट शहर है देश का जिसे यह खिताब मिला है। कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक हैं। और कहां पे है कोझिकोड? कोझिकोड है केरला में। कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल करने के साथ नेटवर्क में अब तक 100 से अधिक देशों के 350 रचनात्मक शहरों का दावा करता है, जो 7 रचनात्मक क्षेत्र शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ये 350 रचनात्मक शहर हैं दोस्तों, इनके बारे में डिटेल्स है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन लॉन्च की है? कौन सी है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बुजुर्ग पेड़ के लिए प्राणवायु पेंशन योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करें इनकी, तो हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2023 को प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो पेड़ हैं उनके लिए स्टार्ट की गई है। राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूदा बुजुर्ग पेड़ रख रखाव और देखभाल के लिए 2,750 रुपए इंपोर्टेंट है दोस्तों प्रति वर्ष की पेंशन दी जाएगी। पहले चरण में 3810 पेड़ों को इस पेंशन योजना के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हरियाणा इस तरह की योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा बना है जो पेड़ों के लिए पेंशन अवेलेबल करवाएगा? हरियाणा। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से कहा कि जिनके घरों में आंगन में 75 वर्ष या उससे अधिक के पुराने पेड़ हैं, वे अपने संबंधित जिला वन विभाग कार्यालय में जाकर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितनी प्रजातियों के पेड़ों को इस पेंशन योजना में सम्मिलित किया है? लगभग 40 प्रजातियों के पेड़ों को वायु प्राण देवता में सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि कितनी प्रजातियां इसमें सम्मिलित हैं? तो 40 प्रजातियों को इसमें सम्मिलित किया है। इसमें पीपल, बरगद, नीम, आम, जाल, गूलर, ऐसे कुल 40 प्रजातियों को इसमें सम्मिलित किया है। सबसे खास पीपल और नीम है इसमें। पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता है। किसके पेड़ों को पेंशन मिलेगी? इसके तहत किस किस के पेड़ों को पेंशन मिलेगी? निजी संपत्ति, पंचायत, जोत, संस्थागत और सरकारी संपत्ति पर मौजूद पेड़ों के लिए पेंशन अवेलेबल करवा जाएगी। जो वन क्षेत्र हैं दोस्तों, उनमें जो पेड़ हैं उनके लिए पेंशन योजना नहीं है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। इससे पहले 2015 में वाराणसी को संगीत का शहर घोषित किया जा चुका है। और हाल ही में ग्वालियर को। अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन भी ग्वालियर से ही थे। तो ये थे इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। कुछ दो बुक्स हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्क्रीट, तो यह लिखी गई है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। शशि शेखर वेम्पति हैं जो प्रसार भारती के 2017 से
2022 तक प्रसार भारती के सीईओ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये इसलिए रहेगी क्योंकि इसको जो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात जो एपिसोड संडे को आता है उसके 100वें संस्करण पर लॉन्च की गई है दोस्तों, मन के बात पे। तो इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसके जो जिन्होंने लिखी है वो है शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है स्मोक एंड एसिड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मोक एंड एसिड जो पुस्तक है दोस्तों वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।